Hey everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of moment of inertia, and these topics are angular acceleration, torque acting on a rigid body. So let's start with angular acceleration. Angular acceleration, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर हमने किया था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, और हमने लिखा था कि v एवरेज हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये हमने लिखा था. ठीक है, अगर इसी तरह से मैं लीनियर मोशन के अंदर एवरेज एक्सेलेरेशन लिखूं तो एवरेज एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, और एक डिफरेंस होता है अगर हम एवरेज एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं और एक एक्सेलेरेशन हम इस तरह से लिखते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, इस एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, और ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन. लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो आप लोग अभी तक इसको और इसको सेम लिखते आ रहे थे. ठीक है, वो हम कब करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इक्वल होती है. इसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी बोलते हो. ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं होती. एवरेज एक्सेलेरेशन v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 है, और इंस्टेंटेनियस या एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, dv बाय dt. ये थे लीनियर एक्सेलेरेशन की बात कर रहे थे हम. ठीक है, अगर हम लीनियर एक्सेलेरेशन की बात करें, लीनियर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, एक कार है, कार कहाँ ट्रैवल कर रही है, एक लॉन्ग स्ट्रेट रोड के ऊपर एक कार जा रही है. ठीक है, आपने एकदम से उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया. वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो उसकी एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगी और स्पीड आपकी बढ़ेगी. तो इस केस में जो वेलोसिटी और जो एक्सेलेरेशन है उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तभी उसका मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का वो इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी आप जा रही है, आपने गाड़ी के ऊपर एकदम से ब्रेक लगा दी, तो आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो. वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगी और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी. एक और तरह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है. मान लो आप एक कार को एक ओपन ग्राउंड के अंदर लेके जा रहे हैं और आपने कार को क्या किया है, सिर्फ टर्न किया है. जब आप उस कार को टर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है सिर्फ उसे चेंज कर रहे हैं. इससे स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी. ओनली आपके पास जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपकी चेंज होगी. ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हो लीनियर मोशन के अंदर. उसके बाद आता है, हम बात करें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से. अल्फा एवरेज मेरे पास क्या होगा, ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1. ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलेरेशन. और ऐसे ही जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ऐसे ही जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, डी ओमेगा बाय dt. इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं हम, इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक फैन है, फैन बंद है, आपने फैन का स्विच ऑन किया. जैसे ही आप फैन का स्विच ऑन कर रहे हो तो जो उसकी ओमेगा है, वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगी, फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज होगी. उस केस में दोनों ओमेगा और अल्फा आपके सेम डायरेक्शन में है. फिर एक बार पंखा घूमना स्टार्ट हो गया तो उसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म पंखा फिर उसी स्पीड से क्या होता जा रहा है, घूमता जा रहा है. तो वहाँ पर जो है आपके पास ओमेगा के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ओमेगा के अंदर चेंज नहीं आएगा तो आपके पास एक्सेलेरेशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, फैन ऑफ कर दिया. फैन जैसे ही ऑफ किया तो आप क्या कर रहे हो, ओमेगा को डिक्रीज कर रहे हो. ओमेगा डिक्रीज होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और
इस केस में आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अल्फा डिक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन जब प्रोड्यूस करवानी है तो स्विच ऑन करते हुए एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब स्विच ऑफ करोगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। एक बार पंखा अगर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, एक बार फैन चलना शुरू हो जाता है जब, और यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहता है, तो उस केस में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ये डायग्राम आपने पीछे भी किया है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर। तो हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, अगर इसको हम रिजिड बॉडी की तरह इस तरह से कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, रिजिड बॉडी का ये पॉइंट हमने फिक्स किया था। इस पॉइंट को फिक्स करने का मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, एक्स वाई जेड इसका चेंज नहीं होगा, और इसके यहाँ से जेड एक्सिस पास कर रही है। इस पॉइंट को हमने रिजिड बॉडी पे फिक्स किया था। इस पॉइंट को चेंज किए बिना हम बॉडी को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को चेंज किए बिना जब हम बॉडी को रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट P से Q तक बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, रोटेट किया। एंगल के अंदर कितना चेंज आया वो हमने स्टडी किया था रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर। तो ये हमने उस टाइम पे भी, ये हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी किया था कि इस ट्रायंगल में डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा, पी क्यू। ये हमारे पास थीटा है तो ये कॉस बनेगा और ये क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो पी क्यू साइन थीटा। और एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। हमें टॉर्क निकालना है, इसके अंदर टॉर्क निकालना है। तो एंगल हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा। आर्क क्या है, पी क्यू, और रेडियस क्या है, आर। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, आर डेल्टा थीटा। और ये चीज़ भी मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो बॉडी है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है, लेकिन एक्स के अंदर नेगेटिव में जा रही है, एक्स के अंदर डिक्रीज आ रहा है, और वाई के अंदर ये यहाँ से यहाँ पॉजिटिव में जा रही है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा साइन थीटा। और अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी ए, तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बी पी एच एच बी, पी बाय एच। पी क्या है यहाँ पे, वाई, बाय एच क्या है आपके पास, आर। ये वैल्यू पुट करो, आर डेल्टा थीटा इंटू वाई बाई आर, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, आर से आर कैंसल, तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई डेल्टा थीटा। इसी तरह से डेल्टा वाई हमारे पास क्या आएगा, एक्स डेल्टा थीटा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है। अगर हम यहाँ पर फोर्स एफ की बात करें, ये फोर्स एफ है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो एफ वाई, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एफ एक्स। यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम P to Q। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा डिस्प्लेसिंग, रोटेटिंग नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूरा हम ऐसे लेके चलते हैं कि बॉडी रोटेट करिए तो ये सर्कल है, ठीक है। और ये मैंने बोला था कि ये जो डेल्टा थीटा है ये एंगल बहुत स्मॉल है, ये सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए इतना एंगल लिया है, अदरवाइज ये एंगल बहुत स्मॉल है। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो P से Q, जब हम सर्कल का, बहुत बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा एक लाइन सेगमेंट की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर हम वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल लिख रहे हैं फ्रॉम P to Q। तो वो क्या होगा, वर्क डन क्या लेके चलते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W हमारे पास क्या होगा, फोर्स इन x डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या था, डेल्टा x,
प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा वाई। तो W की वैल्यू पुट कर दो, W के अंदर Fx की वैल्यू पुट करो। Fx एज इट इज है, डेल्टा x क्या था, माइनस वाई डेल्टा थीटा, और डेल्टा y क्या है, Fy x डेल्टा थीटा। यहां से जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो आगे लिख सकते हैं, x Fy माइनस वाई Fx इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वर्क डन है किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर है, एंगुलर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, लीनियर नहीं है। तो ये जो टर्म आएगी ये भी हमारे पास क्या आएगी, ये जो फोर्स है ये फोर्स किसके अंदर आएगी, एंगुलर मोशन के अंदर आएगी। अगर हम एंगुलर या रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पर फोर्स की जगह जो टर्म आती है उसको आप क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये मेरे पास आ गया टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये वैल्यू आई। लेकिन ये एक पार्टिकल की बात की है, पूरी बॉडी की नहीं की हमने, एक पार्टिकल की बात की थी फ्रॉम P टू Q। अगर हम होल बॉडी की बात करें तो टॉर्क मेरे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ टाउ आई। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जो आपके पास टॉर्क है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स बट इट्स कोऑर्डिनेट ऑल्सो। ये एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स है, एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि एफ के साथ साथ उनके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो टॉर्क हमारे पास, जो टॉर्क के एसआई यूनिट्स हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, साथ में क्या है, डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क के यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स। उसके बाद हम टॉर्क को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, वही सेम डायग्राम लिया लेकिन इसके अंदर फोर्स आपकी ऐसे एक्ट कर रही है, फोर्स और रेडियस के अंदर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। हम यहाँ पर फोर्स को टू पार्ट्स के अंदर या टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक अलोंग रेडियस, ठीक है, जिसको आप रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलोगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलोगे। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये जो रेडियल फोर्स का कंपोनेंट है ना, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम टॉर्क को डिफाइन कर रहे हैं। टॉर्क हमारे पास, टॉर्क को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। यहाँ पे हमने फोर्स को टू पार्ट्स में रिजॉल्व किया है, एफ आर एंड एफ टी। एफ आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड एफ टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे हमने अगेन क्या करना है, वर्क डन निकालना है। अब देखो जो वर्क डन है हमारा, इसके अंदर जो रेडियल कंपोनेंट है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो रेडियल कंपोनेंट है हमारे पास, रेडियल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ बॉडी डिस्प्लेस हुई है ना, P से Q, ये जो रेडियल कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के 90 एंगल पे है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास 90 एंगल पे था डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे जो कॉस है वो क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 हमारे पास क्या होता है 0। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन के अंदर जो रेडियल कंपोनेंट है उसका रोल नहीं होगा। तो वर्क डन के अंदर कौन से कंपोनेंट का रोल होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट का। यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, एफ टी। तो वर्क डन आप निकालोगे, W इज इक्वल टू एफ टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, P से Q, पी क्यू। और पी क्यू हमने पीछे निकाला है, पी क्यू क्या निकाला था, पी क्यू पीछे वाली जो टॉपिक किया था उसके अंदर पी क्यू हमने निकाला था आर डी थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, W इज इक्वल टू एफ टी आर डी थीटा। ये एंगल अल्फा बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन अल्फा। तो एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, एफ साइन अल्फा आर डी थीटा। यहाँ पे W ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा टॉर्क,
यही किया था हमने, W इज इक्वल टू क्या आया था, टाउ डेल्टा थीटा। तो टॉर्क क्या है, टाउ इज इक्वल टू FTR। तो यहाँ से टाउ अगर आप लिखते हैं तो टाउ क्या होगा, FT की वैल्यू क्या पुट की है, F साइन एल्फा R मीन्स R F साइन एल्फा, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। वेक्टर क्वांटिटी है तो टाउ जो टॉर्क है परपेंडिकुलर टू R भी होगा, परपेंडिकुलर टू F भी होगा। इसकी जो डायरेक्शन है, देखो ये एंगल हमने क्या लिया है, अल्फा, अल्फा एंगल लिया है, ठीक है। अल्फा एंगल किसके बीच में बन रहा है, R और F के बीच में बन रहा है। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू F एंड R, इस तरह से हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन आएगी राइट हैंड रूल से, ठीक है। मतलब अगर बॉडी रोटेट कर रही है X to Y तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अलोंग Z डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क मेरे पास क्या आ गया, R क्रॉस F। यहां से एक चीज और देखो, टाउ हमारे पास क्या है, R F साइन एल्फा। इसका मतलब क्या है, हमने R कंपोनेंट पूरा लिया है और F का ओनली एक कंपोनेंट लिया है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R साइन एल्फा F, ठीक है। और इस टर्म को बोलते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म वो हम कैसे दिखा सकते हैं, लीवर आर्म इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये हमारे पास एंगल बन रहा था अल्फा, ये फोर्स था, ये हमारे पास रेडियस थी, ये एंगल अल्फा है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे से मिलाऊं तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से लाइन ऑफ एक्शन से मैंने ये क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल अल्फा है तो ये क्या बनेगा, मेरे पास ये R था, इसको रिजोल्व करोगे R कोस अल्फा और ये R साइन अल्फा। तो टॉर्क मेरे पास क्या आएगा, R साइन अल्फा F। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं हमारे पास, एक तो अल्फा की वैल्यू 0 या 180 हो तो आपके पास टॉर्क क्या होगा, साइन 0 या 180। 0 होगा तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, अगर हम डोर के हैंडल की बात करें, डोर का हैंडल है हमारे पास, डोर के हैंडल को अगर हम उसी डायरेक्शन में जहाँ पर आपके पास, ये मेरे पास डोर का हैंडल है, अगर मैं यहीं पे फोर्स लगाती रहूँ तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये मेरे पास क्या है, एक्सेस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R। तो हमारे पास टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। तो दूसरा केस हमारे पास क्या आता है, दूसरा केस आएगा अल्फा 90। जब अल्फा 90 होगा तो टॉर्क मेरे पास क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू R साइन 90। तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो डोर वाला है ये आपने बहुत बार 12th में किया भी होगा। This is all about the torque. In our next lecture, we will discuss about the angular momentum and moment of inertia. Thank you.